ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत विदेश व्यापार नीति 2023, भारत के निर्यात को बढ़ावा देने वाला दृष्टिपत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। भट्टाचार्य जी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक नई नीति की घोषणा की है हमारे निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए और हमारा व्यापार बढ़ाने के लिए, जिसे हम विदेश व्यापार नीति 2023 के नाम से जानते हैं। और इसको बहुत ही एक डायनामिक नीति माना जा रहा है, जो अभी तक की हमारी नीतियां थी उसके बनिस्बत, और इसमें काफी इस तरह का लचीलापन है जिससे हम निर्यात को और आसान बना सकते हैं। तो इस नीति के क्या क्या खास बिंदु हैं, आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में कुछ जानकारी दें। 2-3 बिंदुओं को मैं इस वक्त जोड़ दूंगा। पहली बात तो आपने कहा कि लचीली है। देखिए, जो नीति जो होती है नॉर्मली, जो हमारे पिछले कई सालों से जो हमारी जो विदेश व्यापार की जो नीतियां आती थी, उसमें एक समय सीमा निर्धारण किया जाता था। 5 साल की नीति, कई बार ऐसा हुआ है 3 साल की नीति। जो अभी तक जो नीति चल के आ रही थी वो 2015 से 2020 तक की नीति थी, 5 साल की नीति थी। और वो नीति 2020 में उसका अवधि खत्म हुआ था, पर कोविड के कारण उसको एक साल करके एक्सटेंड कर दिया गया था और 2023 के मार्च तक की उसकी अवधि थी। अब जो सरकार ने जो नई नीति का जो डॉक्यूमेंट जो रिलीज किया गया है, उसमें कोई समय सीमा निर्धारण नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो नीति है ये एक डायनेमिक पॉलिसी होगी, और ये डायनेमिक पॉलिसी जैसे जैसे जरूरतें आएंगी, जैसे जैसे जो निर्यात करने वालों की जो नई चैलेंजेस जो आएंगी, उसको एड्रेस करते हुए किस तरह से वो नीति का परिवर्तन संशोधन किया जा सके, उसी के लिए ये नीति एक ऑनगोइंग रनिंग डॉक्यूमेंट बनती रहेगी, ना कि 5 साल तक के लिए लागू होगी, उसके बाद फिर एक नई नीति आएगी। तो मैं इसे समझता हूं, इससे कंटिन्यूटी होती है, इससे स्टेबिलिटी आती है, इससे कोई एक्सपेक्टेशंस में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता। तो एक निर्यातकारी जो एक संस्था जो है वो लंबी समय तक अपनी निर्यात की जो योजना बना सकता है। ये एक बहुत नया लचीलापन आपने कहा, इसके लिए मैं कहूंगा। दूसरी बात मैं समझता हूं कि इसमें एक जो आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे, जो नई नई एक्सपोर्टिंग चीजें आई हैं, फीचर्स जो आई हैं, उसमें काफी जोर दिया गया है। जैसे हम जानते हैं कि ई-कॉमर्स कंपनियां हमारे देश में काफी आई हैं। हमारी कुछ देश के अपनी ही ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, कुछ बाहर से भी आई हैं। वो हमारे देश से चीजें इकट्ठा करके बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, और उनको प्रोत्साहन देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियां जो अभी तक 3 से 2 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट करते थे ई-कॉमर्स कंपनियां, उनके लिए एक नया लक्ष्य निर्धारण किया गया। वो लक्ष्य बहुत बड़ा निर्धारण, करीबन 200 से 300 बिलियन डॉलर 2030 के अंदर उसको हासिल करना होगा। और इससे क्या होगा, ये फोकस ई-कॉमर्स कंपनियों के ऊपर जाएगा। जिस तरह से एक फोकस है कि कुरियर कंपनीज का, कुरियर कंपनी का जो अभी तक था कि 5 लाख का कंसाइनमेंट के ऊपर होगा तो आप में उसमें करने में असुविधा होगी। तो इसको एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कह सकते हैं आप इसको, कि उससे क्या 10 लाख की जो सीमा तक ये इसमें कोई असुविधा किसी को नहीं होगी अगर कुरियर कंपनी अपनी एक्सपोर्ट करना चाहे। और तीसरी अंतिम जो बात मैं कहूंगा, इसमें सरकार ने ये कह दिया है कि अगर मान लीजिए जो इंसेंटिव उसके ऊपर जोर कम दिया गया है, और कॉम्पेंसेशन फॉर टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो निर्यातकारी जो पे करता है उसको पूर्ण करने के लिए इस नीति में काफी जोर दिया गया। इसीलिए जैसे एक स्कीम है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्ट्स। नाउ रॉडटेप को काफी जोर दिया गया है, जिससे कि जो निर्यातकारी जो है जो ड्यूटीज पे करता है उसकी एक रिइंबर्समेंट होती है। इसका एक बहुत बड़ा तात्पर्य यह है कि अगर इंसेंटिव देते हैं, कि सब्सिडीज देते हैं, उससे क्या होता है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या और कोई ऐसी संस्थाएं इसके ऊपर काफी प्रश्न होता है। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्सेस पेड में ज्यादा जोर डाला है, और सब्सिडीज में हमने कोई जोर नहीं दिया है। सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि स्टेक होल्डर्स से काफी कंसल्ट किया गया पॉलिसी को बनाने से पहले, और ये जो प्रक्रिया है स्टेक होल्डर से बातचीत करने की जारी रहेगी, और समय समय पर जो भी चेंजेस पॉलिसी में जरूरी होंगे वो किए जाएंगे। तो क्या इससे ऐसा तो नहीं होगा कि अगर बार बार ये डिस्कशन की प्रक्रिया जारी रहे और फ्रीक्वेंट चेंजेस हो तो लोगों को, व्यापारियों को थोड़ा समझने में दिक्कत है, या
उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आए? स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ही एक जरूरी एक अंतर है। ये पॉलिसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए पर अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर ये नहीं होगा कि आज आपने कहा कि ये एक्सपोर्ट करने पर आपको ये आपकी रॉड टेप जो ड्यूटीज रिइंबर्समेंट होगी और दूसरे दिन या 7 दिन बाद या 1 महीने बाद उसको बदल दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस नए नीति का जो उद्देश्य है ये चीज करना। मान लीजिए हमारे देश में ऐसी कोई वस्तु की ज्यादा डिमांड आ गई है डोमेस्टिक मार्केट में और उससे एक्सपोर्ट से हमारी डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी में कोई इंस्टेबिलिटी आती है तो उसके लिए ये पॉलिसी एक डायनेमिक पॉलिसी होगी, वो उसको सुधार सकेगी। पर मैं ये नहीं समझता उससे कोई इंस्टेबिलिटी या कोई अचानक रद्द बदल ऐसा नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो दिखाई देती है कि सरकार ये चाहती है कि रूपी में व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाए, तो आपको क्या लगता है इस नीति के लागू होने के बाद इस दिशा में क्या प्रगति? मैं समझता हूं कि एक इंटेंशन है, ये एक इच्छा है, पर रूपी में ट्रांजैक्शन हो इसके लिए बहुत सारे संस्थाओं के साथ काम करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और विदेशी जो आयात करेंगे हमारी जो वस्तुएं या सेवाएं जो आयात करते हैं उसके साथ तालमेल एग्रीमेंट बात करनी होगी। और मैं समझता हूं कि ये हालांकि रुपए में ट्रेड और रुपए को एक हार्ड करेंसी का एक तकमा देना जिससे कि हम डॉलर या पाउंड के बजाय रुपए से ये ट्रेड कर सके। जिन कंट्रियों के पास डॉलर की समस्याएं आ रही हैं, ये जैसे श्रीलंका में हो रही है या कभी कभी यूक्रेन रशिया से हो रहा है, तो वैसे जगह में ये रुपए की ट्रेड में प्रपोजल आया है। आपको मैं याद दिला दूं कि पहले 1993 के पहले भी रशिया के साथ बहुत सारे जो सोवियत यूनियन ईरान के साथ भी रुपए ट्रेड में था, पर वो आस्ते आस्ते हम रुपए से पीछे चले गए हैं। हम डॉलर में हार्ड करेंसी करते हैं, उससे हमारा भी सुविधा होती है। पर ये जो स्पेसिफिक प्रोविजन है, एक पॉलिसी इंटेंशन है कि कार्यान्वित करना, मैं समझता हूं कि समय सापेक्ष है। एक और बिंदु मैं इस योजना का देख रहा था कि एक एमनेस्टी स्कीम सरकार सोच रही है जो 1 टाइम सेटलमेंट करेगी जो भी निर्यात के जो भी ऑब्लिगेशंस अगर कोई डिफॉल्ट होता है। ये एक ऐसा स्कीम है जो हमारे निर्यात की जो नीति जो है उसमें 2 स्कीम्स हैं। एक तो है कि ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम और दूसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। दोनों में जो निर्यातकारी जो है वो कोई वस्तु उसे चाहिए वो इंपोर्ट कर सकता है कोई ड्यूटी न देकर, तो एक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का एक सुविधा उसे उपलब्ध होती है। हमने ये क्या देखा है कि 2009 और 2014 तक ज्यादातर उस समय ये स्कीम्स इंपोर्ट तो आपने ड्यूटी फ्री कर लिया है, पर उसकी जो एक्सपोर्ट्स की जो एक आपकी एक उत्तरदायित्व थी, ऑब्लिगेशन था, वो आपने पूरा नहीं किया, तो उसमें आप डिफॉल्टर हो गए। और डिफॉल्टर होने से क्या है, ये एक्सपोर्ट्स में काफी बाधा आ गई। सरकार जो जैसे निर्यातकारी जिन्होंने स्कीम में इन्होंने ड्यूटी तो फ्री ले ली पर उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया, उससे एक्सपोर्ट्स में काफी बाधा आ रही थी उनकी फ्यूचर एक्सपोर्ट्स में। सरकार ने एक 1 टाइम एमनेस्टी स्कीम दिया है, उसमें कहा गया है कि आपने जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया है जो फायदा हुआ था उसको आप वापस दे दीजिए, उसके साथ इंटरेस्ट पे करिए, पर जो टोटल ड्यूटी बेनिफिट आपको मिला है उसके ऊपर 100% का कैप रहेगा। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का अगर ड्यूटी फ्री लिया है तो आपका 100 रुपए ही आपको देने पड़ेंगे, देकर आप फारिग हो जाइए और पूरी तरह से वापस निर्यात के बिजनेस में उद्योग में आप लग जाइए। ये सरकार का एक इंसेंटिव स्कीम है जिससे कि हम निर्यात जिसकी एक सख्त जरूरत है। जैसा आपको मालूम होगा कि जो सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 में जाकर $2 ट्रिलियन पूरी तरह से निर्यात हो सर्विसेज और वस्तुओं के। और इस वक्त हमारे इस साल में जो आंकड़े अभी तक आई है 765 और 770 बिलियन डॉलर की निर्यात हम कर रहे हैं। तो इसको अगर हम 2030 में अगर $2 ट्रिलियन में ले जाएंगे, इसका मतलब सालाना 15% की एक वृद्धि दर हमें चाहिए। ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है। इसको करने के लिए सारे सपोर्ट स्कीम्स इस नीतियों में इसको ऐलान किया गया। धन्यवाद A.K. भट्टाचार्य जी हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए। अभी आप सुन रहे थे विदेश व्यापार नीति 2023 भारत के निर्यात को बढ़ावा देने वाला दृष्टिपत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।